अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम मोहम्मद समी है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज बरोज़ बुध यानी कि 6 सितंबर 2023 को आज एमएफए यानी कि F6 का पेपर था, ऑटम 2023 का। तो ये वीडियो इसी मकसद से मैं बना रहा हूँ और ब्रीफ सा ऑब्जेक्टिव आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और वो ये है कि मैं इस पेपर को आपके साथ डिस्कस करूं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डूइंग द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द पेपर, यानी कि आज का जो पेपर था इसके ऊपर इंशाल्लाह हम इस वीडियो में इस पेपर को क्रिटिकली एनालाइज कर रहे होंगे, इस पे कमेंट्स शेयर कर रहे होंगे। मैंने इसके ऊपर कुछ एनालिसिस परफॉर्म किए हैं। आई थॉट कि मैं आपसे उन एनालिटिकल रिजल्ट्स को ज़रा शेयर करूं। इसके अलावा मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन भी थोड़ी सी डिस्कशन कर ली जाए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर ये है कि इस वीडियो के अंदर मैं कोई आपको सॉल्यूशंस ऐसा सच नहीं दे रहा हूँ। डेफिनेटली इट विल टेक मोर टाइम फॉर दैट। लेकिन इस वीडियो का जो जो स्कोप है वो ये है कि मैं कोशिश करूंगा कि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन थोड़ा सा अंदर क्वेश्चन में उतर के भी कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात करूं। लेकिन ओवरऑल जहां तक पेपर का ताल्लुक है हम इंशाल्लाह हर क्वेश्चन के ऊपर उसकी अप्रोच के ऊपर बात करेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया जा सकता था एंड सम स्टफ लाइक दैट। लेट्स quickly move to some analytical workings that I have done for this paper. ले जी, सबसे पहले अगर हम इस पेपर में जो टेस्टिंग की वेटेज को देखें कि जिस तरह से हमें कैफ 6 की ग्रिड ऑफिशियली दी गई है आई कैप की तरफ से, तो क्या एग्जामिनर ने भी कंप्लाई विद किया है इस ग्रिड को? पहले जरा इसको एनालाइज करते हैं। ये पहली वर्किंग आपको नजर भी आ रही है, कंपैरिजन ऑफ द टेस्टिंग वेटेज, यानी कि ऑफिशियल सिलेबस ग्रेड वर्सेस ऑटम 2023 का जो पेपर है। सर आप जानते हैं कि तीन पार्ट्स में आपका ये पेपर डिवाइडेड है। तीनों की जो ऑफिशियल वेटेज है एज पर द ग्रेड वो 30 to 40 है फॉर द फर्स्ट टू पार्ट्स। और जो थर्ड पार्ट है आपका बजटिंग का उसमें 25 से 35 नंबर तक की टेस्टिंग हो सकती है। मैं अगर इसको एनालाइज करूं तो व्हाट आई हैव डिड्यूस्ड फ्रॉम दिस पेपर इज दैट मुझे तीनों पार्ट्स में 100% कंप्लायंस नजर आई है। कहीं भी कोई किसी किस्म की डेविएशन नहीं है। मैंने इसको एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल एंड सब्जेक्टिव पोर्शन आप उसको कह सकते हैं, यानी कि एमसीक्यू सेक्शन और नॉन एमसीक्यू सेक्शन। तो इसमें अगर हम ओवरऑल देखें तो हमें पता चलता है कि 40 मार्क्स की टेस्टिंग हुई पार्ट ए से, दैट वाज एज पर द ग्रिड। 30 मार्क्स की टेस्टिंग हुई फ्रॉम पार्ट नंबर बी जो कि फाइनेंशियल एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट है, वो भी एज पर ग्रिड ही है। इसी तरह जो बजटिंग है, अगेन चूंकि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इसकी वेटेज 25 से 35 हो गई है, तो इट वाज बीइंग एक्सपेक्टेड कि ये कोई ज्यादा मार्क्स का टेस्ट होगा। बहरहाल 30 मार्क्स का टेस्ट हुआ है। सो तीनों अगर हम पार्ट्स की बात करें तो 100% कंप्लायंस देखी जा रही है विद द आई कैप सजेस्टेड वेटेज। फिर उसके अलावा अगर वैसे देखें तो हमें जो बाइफरकेशन अमंग द एमसीक्यूज एंड द नॉन एमसीक्यूज पोर्शन है वो भी कंसिस्टेंट नजर आती है। पिछले पेपर्स में देखें तो पिछले तमाम पेपर्स में एमसीक्यूज 15 नंबर के टेस्ट होते हैं, इस दफा भी 15 नंबर के टेस्ट हुए। और नॉन एमसीक्यू सेक्शन जितना भी सेक्शन ए और बी में डिवाइड हुआ हुआ होता है वो सब का सब 85 मार्क्स का था। सो ये कंसिस्टेंसी हमें नजर आती है। जो सेकंड सेक्शन है दैट इज द बाइफिकेशन ऑफ मार्क्स बिटवीन द पार्ट्स। इसमें अगर मैं देखूं तो थोड़ा सा हल्का सा मुझे ओवर द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इसमें कुछ डिफरेंसेस नजर आते हैं, क्योंकि अभी तक ये चौथी अटेम्प्ट थी जिसमें आपको एमएफए को टेस्ट किया गया। आप देख सकते हैं आपके सामने एनालिसिस नजर आ रहा है आपको। जो बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट थी एमएफए की उसमें पार्ट ए 47 का टेस्ट हुआ था और पार्ट बी 53 का। और इसी तरह से हर एक में थोड़ा सा चेंज है। बहरहाल जो एक इसमें दोनों पार्ट्स में जो जो स्विच किया जा सकता है मार्क्स और वेटेज को, दैट इज बिटवीन 45 एंड 55। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि पार्ट बी जो है वो 55 का टेस्ट हो और पार्ट ए जो है वो 45 का टेस्ट हो। एंड इनफैक्ट रिवर्स भी पॉसिबल है। और इसमें कुछ बीच में स्विचिंग्स भी हो सकती हैं, जैसे एक आधा टेंट में 47 और 53 की रेशियो भी है। बहरहाल 45 to 55 ये स्वैप होकर भी हो सकता है, अदर वे राउंड भी इसको हम कह सकते हैं। तो मैं इसको खैर मेजर डेविएशन नहीं कहूंगा। बहरहाल इट डज नॉट अफेक्ट द परफॉर्मेंस और द एक्सपेक्टेशन ऑफ द स्टूडेंट्स एज सच। जी सर, पार्ट नंबर 3 पे आते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है मेरे नजदीक ये एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस है जो कि करना चाहिए हमें ये देखने के लिए, इवन फ्यूचर के लिए भी, इवन करंट के लिए भी, कि आपके टॉपिक वाइज अगर हम देखें तो किस टॉपिक को उसने एमसीक्यूज में ज्यादा टेस्ट करना पसंद किया है और कौन से टॉपिक्स हैं जिसको उसने लॉन्ग क्वेश्चंस या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में टेस्ट करना पसंद किया है। इसको टॉपिक वाइज अगर हम एनालाइज करें तो हमें मालूम होगा। तो इसको अगर मैं एनालाइज करूं तो अराउंड सर ये जो मैनेजेरियल एनालिसिस का पोर्शन है आपका जो कि पार्ट ए है उसमें से सिर्फ 4 नंबर के एमसीक्यूज आए हैं और चारों के चारों एमसीक्यूज एक्सटर्नल एनालिसिस के पोर्शन से आए हैं जो कि आपके आई कैप स्टडी टेक्स्ट के पहले 6 चैप्टर बनते हैं।
उसको मैं समेट के हमेशा एक्सटर्नल एनालिसिस ही बोलता हूँ। इसके अलावा जितने भी एमसीक्यूज हैं वो सारे पार्ट बी यानी फाइनेंशियल एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट से आए हैं, जिसका 7 नंबर के जो मार्क्स हैं वो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल से आए हैं, या कॉस्ट ऑफ फाइनेंस भी बोलते हैं। इसी तरह 1 नंबर जो है वो आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क से है, और जो 3 नंबर है वो फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट से है। बड़ा इंटरेस्टिंग था। इस दफा फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट से हमें अराउंड 11 नंबर टेस्ट होते हुए नजर आए, जिनमें से 3 नंबर एमसीक्यूज की टेस्टिंग पे थे, और 8 नंबर जो थे वो कमोडिटी रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर थे। अभी हम उस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। तो सर ये जो 15 मार्क्स थे उसमें से हमें पार्ट सी में से कोई चीज टेस्ट होती हुई नजर नहीं आई। वो सारी टेस्टिंग हमें पार्ट ए और पार्ट बी में से ही होती हुई नजर आई है। तो दूसरी तरफ अगर हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करें, तो जैसे कि मैंने अर्ज किया शुरू में कि 30 मार्क्स की टेस्टिंग आपकी पार्ट सी से हुई है। तो पार्ट सी में से टेस्टिंग हुई किसकी सर? एक तो आपका इन्वेस्टमेंट या प्रोजेक्ट अप्रेजल में से 17 मार्क्स की टेस्टिंग हो गई, और इसके अलावा बजटिंग जो कि कैश बजट, दोनों के दोनों एक्सपेक्टेड थे, दोनों के दोनों टेस्ट हो गए। मैं पूरे सेशन में ये कहता रहा हूँ कि दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो ये है कि वो तीनों के तीनों टेस्ट कर ले इस पार्ट में से, यानी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी हो सकता है, बजटिंग भी हो सकती है, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल भी हो सकता है। दूसरा काम वो ये कर सकता है कि 2 टेस्ट करें इनमें से, और दोनों को जरा अच्छी वेटेज से टेस्ट करें। तो उसने ये मुनासिब समझा कि हम जो 2 सवाल टेस्ट करें वो अच्छी वेटेज से करें। तो उसने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल को 17 नंबर का टेस्ट किया है, और 13 नंबर जो है वो बजटिंग से उसने टेस्ट किए हैं। बाकी फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट 8 नंबर का आया है। और इसके अलावा एक्सटर्नल एनालिसिस का भी एक ऐसा एरिया था जिसमें से 6 नंबर की टेस्टिंग उसने सब्जेक्टिव में अलहदा कर ली, और 4 नंबर की टेस्टिंग उसने एमसीक्यूज में से कर ली। और इसी तरह जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एरिया है, ये भी इसी तरह से था कि इसमें 7 नंबर हमें एमसीक्यूज में नजर आए, और 11 मार्क्स की टेस्टिंग हुई है सब्जेक्टिव में। उसने डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल को यूज करते हुए इन्वेस्टमेंट की फिजिबिलिटी आपसे पूछी हुई है। ये अभी हम डिस्कस करेंगे जब हम क्वेश्चन वाइज डिस्कशन पे जाएंगे। बाकी जो हमारे रिमेनिंग 3 टॉपिक्स हैं, जो मैं मेजर मेजर बात कर रहा हूँ, रिमेनिंग 3 टॉपिक्स जो है हमारे मैनेजरियल एनालिसिस के, उन तीनों की टेस्टिंग उसने की है। उसने कंपेटिटिव फोर्सेस को भी टच किया, उसने इंटरनल एनालिसिस को भी टेस्ट किया, उसने एथिकल डिसीजन मेकिंग को भी टेस्ट किया है। 14 नंबर, 10 नंबर एंड 6 नंबर रिस्पेक्टिवली। सो ये हमें एक एनालिसिस नजर आता है कि किस तरह से उसने जो अपनी नेचर ऑफ टेस्टिंग है उसको ओवर द टॉपिक्स कवर करने की कोशिश की है। अब मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूं आपसे कि क्या ये पेपर डिफिकल्ट था ओवरऑल? क्या ये मार्क्स स्कोरिंग इसको हम पेपर कह सकते हैं? क्या हम इसको वन ऑफ द गोल्डन अटेम्प्ट्स कह सकते हैं? बच्चों का इस पे क्या कमेंट है? पहले मैं ये मैंने आखिरी 4 पॉइंट्स लिखे हैं, इससे पहले बच्चों का जो कमेंट्स है मैं उस पे आपको जवाब दे दूं। बच्चों का एक कॉमन कमेंट जो मुझे सुनने को मिलता है वो ये मिलता है एमएफए के ऊपर कि जी पेपर लेंथी था। पहले एक बात सुन लें, जो एमएफए का पेपर है ना, एमएफए के पेपर का जो मटेरियल या कंटेंट का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा होता है। मैं अगर पास्ट एनालिसिस करके आपसे डिस्कस करूं ना, फॉर एग्जांपल कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग को एमएफए से कंपेयर कर लूं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो पेपर की जो पेपर का जो वॉल्यूम है ना, वो 4 से मैक्सिमम 6.5 सफ़े तक का, इससे ज्यादा नहीं गया। वरना ज्यादातर 4-5 सफ़ों तक से ज्यादा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर नहीं होता। चलो 5.5 सफ़े कर लो, एक अटेम्प्ट में 6.5 सफ़े तक गया था। लेकिन जो एमएफए का पेपर है वो कम अज कम 6 सफ़ों या 5.5 या 6 सफ़ों से लेके ये 7 सफ़ों तक भी जाता है। तो एक तो इसका वॉल्यूम ज्यादा है। एक ही पेपर के अंदर कभी आपको एनालिटिकली सोचना पड़ता है और थेरेटिकल अंदाज में जवाब देना होता है, कभी कभी न्यूमेरिकली चीज को हैंडल करना होता है। सो यू आर रिक्वायर्ड टू यूज योर माइंड इन द मल्टीपल फैसेट्स। सो इसलिए ये थोड़ा सा पेपर आपको लेंथी लग रहा होता है। आपको पढ़ने में भी ज्यादा टाइम लगता है। जाहिर है जब ये मटेरियल का वॉल्यूम ज्यादा होगा तो जाहिर है ये टाइम ज्यादा लेता है बच्चे से कि वो बच्चा उसको स्टडी करे फिर रिस्पॉन्ड करे। सो यस, इट इट गिव्स एन इम्प्रेशन एज इफ द पेपर इज लेंथी। तो और लेंथी आप इसको कह भी सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं जी मेरे लिहाज से लेंथी नहीं था, बच्चे लेंथी कह रहे हैं, नहीं हो सकता है। इट्स नॉट समथिंग अनयूजुअल, इट बिकम्स लेंथी फॉर द स्टूडेंट्स। इसी तरह से जो आप इंशाल्लाह जब आगे जाओगे तो बीएफडी में भी ये प्रॉब्लम बच्चों को आती है, क्योंकि बीएफडी में भी अब एग्जामिनर का टेस्टिंग का अंदाज ये है कि वो क्वेश्चंस का जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा उसने बढ़ाया हुआ है। तो जाहिर है पढ़ने में बच्चे को ज्यादा टाइम लगता है और ज्यादा टाइम वो लेता है पढ़ के रिस्पॉन्ड करने में। अच्छा, मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करता हूँ कि क्या ये पेपर मार्क्स स्कोरिंग था? बाय गॉड, मैं इस पेपर में अगर उन सवालों को साइड पे करूँ ना कि जिसको अटेम्प्ट करते हुए बच्चे की कहीं ब्रेक उसूलन नहीं लगनी चाहिए, मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जिसने सिलेक्टिव स्टडी नहीं की हुई। मैं बार बार बच्चों को कह रहा था कि भाई अभी एमएफए स्टार्टिंग स्टेज में है, अभी ये मैच्योर नहीं हुआ, इसकी प्लीज सिलेक्टिव स्टडी ना कीजिएगा। इतना बड़ा तो ये सिलेबस है भी नहीं, इसके कतन कोई इतना ज्यादा इसके इतना कोई वॉल्यूम ऑफ द चैप्टर्स नहीं है।
तैयारी में इतना ज्यादा को टाइम नहीं लगता मेरे नजदीक इन कंपैरिजन विद द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स। तो मैं हमेशा एडवाइस करता था प्लीज इसको 100% कंप्लीट करें। तो अगर किसी बच्चे ने, जिस बच्चे ने भी फुल स्टडी की हुई थी, कोई भी सिलेक्टिव स्टडी नहीं की थी, तो 76 मार्क्स मेरे नजदीक ऐसे थे जो कि बच्चा अटेम्प्ट करता और उसकी कहीं ब्रेक ना लगती। बाकी देखें, इतना क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल आई कैप के एग्जामिनर को देना चाहिए कि इवन ऐसा बच्चा भी जिसने सारा पढ़ रखा है, तो कुछ क्वेश्चन में उसको भी फ्रिक्शन फील हो, कुछ जगहों पे उसको भी रुकावट फील हो, वरना तो वो फिर सीए का पेपर ही नहीं है। क्या ख्याल है? कुछ डिफिकल्टी लेवल तो टेस्ट करना एग्जामिनर का बनता है। तो मैंने देखें इसकी भी बाइफरकेशन दी है कि सर 15 में से 11 मार्क्स के एमसीक्यूज ऐसे थे, यकीन माने कि आप इजीली कर सकते थे। उस बच्चे ने जिसने सारे चैप्टर्स पढ़ रखे हैं उसके लिए कोई मसला नहीं था। बाकी 3 4 एक नंबर ऐसे थे जिसमें आपको चैलेंज आ सकता है। फिर यही तो डिफरेंट स्टूडेंट्स को डिस्टिंग्विश करती है बात, कि भाई कुछ स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन 11 नंबर ऐसे थे जिसको हासिल करना आपके लिए बिल्कुल भी मसला नहीं होना चाहिए था। इसी तरह 38 मार्क्स आउट ऑफ द 49 मार्क्स, ये मैं बात कर रहा हूँ अब सेक्शन बी की, जो कि न्यूमेरिकल है। मेरे नजदीक इट वाज एन इजी एरिया। आपको वो सवाल करते हुए कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। रीजन, आपने उस तरह के पास्ट में सवाल कर रखे हैं। यकीन, सिर्फ मैंने एक क्वेश्चन साइड पे किया और वो 11 नंबर का है, जो कि डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल को यूज करते हुए आपने इन्वेस्टमेंट फिजिबिलिटी बतानी थी कि क्या इन्वेस्टमेंट फिजिबल है या नहीं। उसकी कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं उसको कह रहा हूं कि चलें उसको साइड पे कर दें। हालांकि उसमें से भी अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलें तो कुछ स्टेप्स के तो आपको इजीली मार्क्स मिल जाने थे। इवन वो ऐसा भी नहीं था कि वो हो ही नहीं सकता था, लेकिन मैं एवरेज स्टूडेंट के परस्पेक्टिव से आपसे डिस्कस कर रहा हूं। तो वो एक सवाल मैंने साइड पे कर दिए। बाकी यकीन मानिए बजटिंग वाज नॉट अ चैलेंजिंग क्वेश्चन, यकीन मानिए इन्वेस्टमेंट अप्रेजल वाज नॉट अ चैलेंजिंग क्वेश्चन। इसी तरह से आपका और कौन सा सवाल बचता सर? कमोडिटी रिस्क मैनेजमेंट, वो तो आई कैप स्टडी टेक्स्ट की जो बेसिक इलस्ट्रेशन है जो कि हम क्लास में भी कर रहे होते हैं, उस लेवल का सवाल था। तो 38 आउट ऑफ 49 ये वो थे जिसमें आपको प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए थी। बाकी डेफिनेटली 38 मार्क्स इजी थे, लेकिन उसमें से डेफिनेटली इस चीज का मार्जिन रखना चाहिए कि उसमें से कुछ मार्क्स कट सकते हैं। किसी में 2 कट गए, किसी में 3 कट गए, ह्यूमन एरर्स पॉसिबल है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसी तरह से जो आपका सेक्शन ए का थ्योरेटिकल पोर्शन है, उसमें से आउट ऑफ 36 मेरे मुताबिक एक एवरेज स्टूडेंट जो कि सब पढ़ के आया हुआ है 27 मार्क्स के वो सवाल को कर सकता था। क्यों? क्योंकि मुझे उसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्सिटी नजर नहीं आ रही थी कि जैसे उसके अंदर कोई ऐसा आंसर होता है कि यार मैं इसको शुरू कैसे करूं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। 27 ऐसे मार्क्स थे जिसको आप आराम से विदाउट एनी फ्रिक्शन शुरू करके एंड तक पहुंचा सकते थे। यस, द क्वालिटी ऑफ द आंसर ऑफ ईच स्टूडेंट विल इनफैक्ट वेरी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसमें फ्रिक्शन नहीं आ सकती। सो फ्रिक्शन लेस पोर्शन ऑफ द पेपर वाज 76% अकॉर्डिंग टू मी। और 76% में से सर डेफिनेटली आपको कोई नहीं कह रहा कि 76 में से 76 ही लें, कोई 55 ले ले, कोई 60 ले ले, कोई 51 ले ले, लेकिन इन अदर वर्ड्स आपके इजी मार्क्स स्कोरिंग एरियाज अगर मैं कहता हूं मोर देन 60% है ना, द पेपर शुड बी इनफैक्ट इजी। इस पेपर में वो एलिमेंट मौजूद था। ठीक है, सिलेक्टिव स्टडी का मेरे पास कोई आंसर नहीं है। बच्चा फॉर एग्जांपल एथिक्स के चैप्टर में तैयारी सिर्फ ट्रिपल ए करके गया है, उसका तो मेरे पास कोई आंसर नहीं है। बच्चा फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट करके गया है, कमोडिटी वाला करके ही नहीं गया, मैं अब इसमें क्या कह सकता हूँ? आई हैव नो रिस्पॉन्स फॉर दैट। चलें, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स नाउ स्टार्ट डिस्कसिंग ईच क्वेश्चन वन बाय वन। मैं थोड़ी थोड़ी हर एक की डिस्कशन कर देता हूं। मैं जी सेक्शन बी से शुरू कर रहा हूं, और सेक्शन बी का जो आखिरी क्वेश्चन है मैं वहां से शुरू करने लगा हूं जी। ये 17 मार्क्स का टेस्ट हुआ था, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का सवाल, और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के जरिए से आपने फाइनेंशियल फिजिबिलिटी सर करनी थी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की। सर अगर मैं ओवरऑल इस सवाल का एनालिसिस करूं तो यकीन माने इसके ऊपर मैं तो क्लास में सवाल करवाता हूं कि जिसमें इन्वेस्टमेंट अप्रेजल और रेलेवेंट कॉस्टिंग को इकट्ठा मिला के टेस्ट किया जाता है, क्योंकि मैं तो जो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है उसको शुरू ही इधर से करता हूं कि हमारी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल इज बेसिकली लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग, और इसमें रेलेवेंट कॉस्टिंग की एप्लीकेशन है, और रेलेवेंट कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करवाया जाता है। और क्लास में मैं ऐसे सवाल भी करवा चुका होता हूँ कि जिसमें इन्वेस्टमेंट अप्रेजल और रेलेवेंट कॉस्टिंग इकट्ठी टेस्ट हो रही होती है। तो क्लास में भी सवाल किए और यहाँ पे एग्जामिनर ने भी यहीं पे ही प्ले किया है। इसके अलावा मुझे रेलेवेंट कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट के अलावा मुझे कोई चैलेंजिंग चीज नजर नहीं आती, क्योंकि इस सवाल में जितनी भी छोटी छोटी ट्रीटमेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स ने पास पेपर्स में और डिफरेंट सवालों में कहीं ना कहीं सीख रखी होती हैं। तो मुझे कोई भी इस सवाल के अंदर नई चीज नजर नहीं आ रही, सवाए इसके कि उसने थोड़ा सा चैलेंज क्रिएट किया स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इसके अंदर रॉ मटेरियल ने इस्तेमाल होना है और रॉ मटेरियल के ऊपर रेलेवेंट कॉस्टिंग के उसूल ने अप्लाई होना था। इस सवाल में शुरू में आपने इन्वेस्टमेंट करनी थी 250 मिलियन की, एंड ऑफ द ईयर 4 में उसकी रेजिडुअल वैल्यू
वैल्यू थी 65 मिलियन की। अकाउंटिंग और टैक्स डेप्रिसिएशन सर दोनों रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे 25% पे था। वर्किंग कैपिटल शुरू में कह रहा है इमीडिएटली आपने 75 मिलियन का आउटफ्लो करना था। उसके बाद उसने कहा है कि 15% और इसमें इन्फ्लेशन भी शामिल है, यानी कि वॉल्यूम इन्फ्लेशन दोनों मिला के उसने 15% का इंक्रीज लगा के खुद ही आपको दे दिया हुआ है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उसने सात बड़े मजे की स्टेटमेंट दी है। वो कह रहा है कि इट इज एंटिसिपेटेड कि एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 2, 3 एंड 4, स्टार्ट ऑफ ईयर 2 का मतलब क्या है, एंड ऑफ ईयर 1, यानी कि साल बाद आपने इसमें ये वाला इंक्रीज बिल्डअप करते जाना है। और एंड पे 100% रिकवरी नहीं है सर, हम इस पे सवाल कर चुके हैं, 60% की रिकवरी है एंड पे। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 3 में वो क्या कहता है, 30,000 यूनिट्स हर साल इसकी जरूरत होगी, और वो कह रहा है कांस्टेंट रहेंगे 4 साल। प्राइस का उसने जिक्र कर दिया। अगर रॉ मटेरियल का जहां तक ताल्लुक है, इसके अंदर उसने रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट भी बता दी है। ये भी बताया कि आपके पास करंटली स्टॉक में कितना है, और उसने ये भी बता दिया कि इनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, कि ये अगर यहाँ इस्तेमाल ना होते तो किसी और प्रोडक्ट में इस्तेमाल होकर क्या कंट्रीब्यूशन हासिल हो रहा होता। ये रेलेवेंट कॉस्टिंग का असूल है। और नीचे उसने थोड़ी सी मजीद इजाफी इंफॉर्मेशन भी इस मटेरियल से रिलेटेड प्रोवाइड की हुई है, मेरा ख्याल है सिर्फ एसबी से रिलेटेड प्रोवाइड की हुई है। तो इस पॉइंट में टेक्निकली स्पीकिंग से रेलेवेंट कॉस्टिंग की एप्लीकेशन थी। मैं कहता हूं आपसे मटेरियल नहीं हल हुआ, मटेरियल वाज जस्ट वन ऑफ द लाइन आइटम्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट अप्रेजल क्वेश्चन। मसला ही कोई नहीं था। आप फॉर एग्जांपल गलत आ गया, आप नॉट नहीं टाइम दे सके, नहीं सही कैलकुलेट कर सके, आपको इसको ड्यू टाइम देना चाहिए था, उसके बाद आप इसको छोड़ देना चाहिए था, वरना ये हो भी सकता था। वरना ऐसी भी कोई चीज नहीं थी, कोई खलाई किस्म की कैलकुलेशन है जो समझ से ही बाहर है। अगर आप थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करते हैं, पुराना उसूल है, आप इसको सॉल्व कर सकते थे। इसी तरह आगे लेबर पे चलता है, लेबर की रिक्वायरमेंट बता देता है, उसकी कॉस्ट बता देता है। फिक्स कॉस्ट की बात करता है, क्लियरली उसने बताया इसमें डेप्रिसिएशन शामिल नहीं है, और उसने बता दिया कि इसकी वैल्यू क्या है। सर टैक्स 30% है, और रिफंडेबल या पेएबल उसी साल में है जिसमें राइज होगा। रेवेन्यूज कॉस्ट ऊपर वाली सारी कह रहा है टुडेज प्राइसेस पे है, इन्फ्लेशन 11% पे लगेगी, और रेवेन्यूज और कॉस्ट पे लगेगी फ्रॉम फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स। ठीक है जी। सो बड़ी क्लियरली उसने सारी स्टेटमेंट्स बताई हुई हैं, कोई चीज आपके लिए नई नहीं है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसने 22% दिया, किस मकसद के लिए, ताकि आप जब इवेल्युएशन करोगे, आईआरआर कैलकुलेट करोगे, तो आपने आईआरआर को सर इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कंपेयर करना है। अगर आईआरआर 22% से ज्यादा है, यू शुड हैव एक्सेप्टेड दिस प्रोजेक्ट, अदरवाइज अगर वो 22% से कम है, यू शुड हैव रिजेक्टेड द प्रोजेक्ट। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, मटेरियल की ट्रीटमेंट के अलावा उसको भी मैं चैलेंजिंग कहूंगा। हर सवाल में कोई ना कोई ज़ाहिर होता है, कोई चीज़ चैलेंजिंग हो सकती है। तो उसके अलावा मुझे कोई चीज़ नहीं लगती जिसने जो कि ट्रिकी साबित हुई हो स्टूडेंट्स के लिए। इसी तरह से अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। सर ये तो एक ऐसा सवाल है जिसको शायद मैं डिस्कस करना भी मुनासिब नहीं समझूंगा। एक बंदा है जो कि मेरा ख्याल है कोई राइस का है, अगर मैं इसको देखूं, यस राइस का ट्रेडर है, आई थिंक सो, हाँ यूनिटी राइस ट्रेडर्स। तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि 25.59 मेट्रिक टन्स को, आज यकम सितंबर है और 29 फरवरी ये बनते हैं, अगर यकम सितंबर से देखा जाए तो 6 माह बनते हैं। 6 माह बाद उसकी एक्सपेक्टेशन है कि वो सर कुछ राइस उसके पास अवेलेबल हो जाएंगे बेचने के लिए। तो ये उसका मकसद है, आज से 6 माह बाद उसने बेचना है। तो मैंने जैसे शुरू में भी जिक्र किया था, ये एक ऐसा सवाल आया है जो कि इवन आई कैप स्टडी टेक्स्ट का बेसिक इलस्ट्रेशन लेवल का सवाल है। दो अंदाज से आपने इसको हैज करना है, और आपने रिजल्ट शेयर करने हैं, एक फ्यूचर्स और एक फॉरवर्ड। सर फॉरवर्ड तो मसला ही कोई नहीं है, एक बाय और एक आउटकम निकाल लेना है। इसी तरह फ्यूचर्स की अगर बात करें तो सर फ्यूचर्स के लिए उसने डाटा क्या दे रखा है, आज की डेट पे स्पॉट रेट, आज की डेट पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस, और जो स्पॉट रेट ऑन द सेटलमेंट डेट है 29 फरवरी, वो भी उसने प्रोवाइड कर दिया 87,500, और यही आपका फ्यूचर का भी रेट है। तो चूंकि ये आप सेल कर रहे होगे, सो इसमें टेक्निक क्या यूज होगी, सेल नाउ बाय लेटर वाली। सेल आप आज किस पे करोगे सर, 93,500 पे सेल करेंगे, और बाय किस पे करेंगे लेटर ऑन, 87,500 पे। सो देयर शुड बी अ गेन ऑन द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। और अकॉर्डिंगली आपने सारी कैलकुलेशंस करनी थी, और मेरा ख्याल है आपने सिर्फ डिटर्मिन करना था आउटकम यूजिंग द फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हैजिंग। यस, इसके अलावा इसमें कोई एनालिसिस नहीं था, सिर्फ आउटकम ही आपको कैलकुलेट करना रिक्वायर्ड था। लेकिन पार्ट बी में उसने स्पॉट रेट चेंज करके आपसे अगेन इंटरप्रिटेशन मांगी है, और उसने कहा है what would be the reason that might prevent the execution of the optimal स्ट्रेटेजी। और यहाँ पे उसने स्पॉट रेट चेंज कर दिया, आपका स्पॉट रेट अब उसने आपका बढ़ा दिया है। अब इसका जाहिर है फ्यूचर पे भी इंपैक्ट होगा। आप सेल करेंगे सर 93,500 पे, लेकिन बाय करेंगे 102,000 पे, और इस पे आपका जाहिर है लॉस इन द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट आएगा। सो थोड़ा सा आपकी कैलकुलेशन में चेंज आ जानी थी। सो इन अदर वर्ड्स इट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन। आप 2, 3, 4 सवाल आपके पास अवेलेबल है प्रैक्टिस के लिए, क्लास में भी करवाए जाते हैं। कमोडिटी
कमोडिटी फ्यूचर्स और कमोडिटी फॉरवर्ड्स के ऊपर। सो मेरे नज़दीक अगर मैं स्टूडेंट होता और मैं इस अटेम्प्ट में बैठा होता तो प्रॉबेबली ये एक ऐसा सवाल था जो मैं सबसे पहले कर रहा होता। इट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन फॉर द स्टूडेंट्स, मार्क्स गिविंग। ले सर, क्वेश्चन नंबर 7 की पहले रिक्वायरमेंट देखते हैं। रिक्वायरमेंट में उसने कहा है जी कि प्रिपेयर करें मंथ वाइज कैश बजट फॉर द क्वार्टर एंडेड 31 दिसंबर 2023। सर 13 नंबर का सवाल है। इसमें अगर मैं बिल्कुल शुरू में जाऊं तो वो कह रहा है कि आप रिसेंटली रजिस्टर हुए हैं स्पाइसेस, ये जो मसाले वगैरह बनाते हैं उसको एक्सपोर्ट करने का आपका बिजनेस है, और आप एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे टू द कस्टमर्स इन यूएसए स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर 2023। सो अक्टूबर 2023 से आपका बिजनेस शुरू होने लगा सर, और उससे उसने आपसे जो कैश बजट मांगा है वो पहले क्वार्टर का मांगा है, यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर और मंथ वाइज मांगा हुआ है। सो इन अदर वर्ड्स इस बजट के अंदर सर आपने पहली बात मंथ वाइज बजट बनाना है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर का 3 कॉलम्स पे मुश्तमिल आपका इस बजट ने तैयार होना था, और आपने अकॉर्डिंगली उसके अंदर सारी की सारी कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज को प्लेस करके नेट कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज बजट कंप्यूट करने थे। भी काफी सवाल हैं जिसके अंदर स्टूडेंट्स को ये एक टास्क गिवन नजर आता है कि कैश बजट के अंदर के डिले ऑफ द पेमेंट्स एंड डिले ऑफ कैश रिसीट से बच्चे के साथ प्ले किया जाता है। तो इसी तरह उसने इस सवाल में भी किया, सेल्स दे दी और उसमें जो उसकी रिसीट्स हैं उसका उसकी डिलेज के साथ प्ले कर लिया बच्चे के साथ। इसी तरह से परचेजेस दे दी, परचेजेस में डिलेज रख दिए, मिसमैच ऑफ द परचेजेस एंड द पेमेंट्स कर दिया, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के लिए कैलकुलेशंस आ गई। इसी तरह से पैकिंग मटेरियल के साथ भी यही है, और भी दीगर एक्सपेंसेस हैं। तो उसमें इस तरह से उसने प्ले किया है, और इस तरह से बच्चे काफी सवाल करते हैं। मेरे नजदीक ये सवाल भी बच्चे के लिए नया नहीं था, इसमें कोई चीज नई नहीं थी जिसमें बच्चा फंसा हो। डेफिनेटली उसको पढ़ने की जरूरत थी ये चीज जानने के लिए कि कौन सी चीज की रिसीट कब हो रही है, इसी तरह से अगर कोई परचेज है या एक्सपेंस है उसकी पेमेंट कब हो रही है, ताकि उसको रिस्पेक्टिव मंथ में रिकॉर्ड किया जाए। अब अगर मैं शुरू में देखूं तो यहाँ पे उसने कहा है कि जी कैश इंजेक्शन है, मेरा ख्याल है 0.5 मिलियन की उसने अपने फ्रेंड से ली है। तो जाहिर है लोन इंजेक्शन है, लोन लिया है आपने और कैश इंजेक्शन है, तो जाहिर है कैश इनफ्लो के तौर पे आएगा। इसी तरह से उसकी कोई पर्सनल कार है और उसकी इतनी वर्थ है, वो भी उसने बिजनेस में इस्तेमाल कर लिया है। सर ये कोई कैश इनफ्लो नहीं है। एसेट लेके आना, इट इज नॉट, यू आर नॉट डूइंग एनी कैश इनफ्लो। ध्यान में रखें ये कैश बजट है, ठीक है सर। तो अगर यही मैंने खरीदी होती इस बिजनेस के लिए तो डेफिनेटली कैश आउटफ्लो होना था, मैं उसको दिखाता। लेकिन ये मेरी एक पर्सनल कार है, मैं बिजनेस में लेके आ रहा हूँ, तो इसमें कोई कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा। अकाउंटिंग एंट्री देख लें, एसेट डेबिट होता है और आपका ये कैपिटल क्रेडिट होगा यहाँ। तो यहाँ पे कोई कैश आउटफ्लो नहीं है। इसी तरह शुरू में कुछ इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो सारा जो जो कैश इनफ्लो आउटफ्लो है वो सारा आपको दिखाना है। सेल्स की अगर हम बात करें तो उसमें जो चीज देखने वाली थी, समझने वाली थी, वो क्या है, उसने बड़ा क्लियर बताया। 4 माह की उसने सेल्स दे दी रुपी टर्म्स में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी। और नीचे उसने बताया सर कि 20% ऑफ द सेल रिसीव फ्रॉम द कस्टमर्स वो रिसीव होंगी इन द मंथ बिफोर द सेल। इसी तरह से 60% ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सेल और रिमेनिंग द फॉलोइंग मंथ। यानी कि बात क्या बनी कि अगर एक माह की सेल है तो उसका 20% पिछले माह में रिसीव होगा, 60% उसी माह में रिसीव होगा, और रिमेनिंग कितना बचता है 20% वो अगले माह में रिसीव होना है। तो इसके लिए सर आपको एक स्केड्यूल बनाने की जरूरत थी। और इसके अलावा 1.5% टैक्स एट सोर्स काट लिया जाता है जब कैश रिसीव होता है। तो जाहिर है आपको कस्टमर पेमेंट करते हुए टैक्स काट रहा है एट सोर्स 1.5%। और ये मुझे अभी भी याद है, ये जो अब्दुल हबीब कंपनी, इसके अंदर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स की ट्रीटमेंट थी। तो ये भी उसने कोई नई चीज टेस्ट नहीं की। तो जाहिर है ये आपका आउटफ्लो के तौर पे आ जाएगा, आप सेल्स में से नेट ऑफ करके भी इसको दिखा सकते थे। इसी के अलावा अगर हम परचेजेस की बात करें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। उसने पॉइंट नंबर 5 में मेंशन किया है कि सर ये जो अरमान है दैट मस्ट परचेज द स्पाइसेस अ मंथ बिफोर द एक्सपेक्टेड सेल्स। यानी कि जिस मंथ की सेल्स है उससे प्रीवियस मंथ में आपने परचेजेस करनी है। ये अभी सिर्फ परचेजेस की बात हो रही है, यानी परचेजेस उसने कैलकुलेट करवाई है पहले आपसे, ये चीज ध्यान में रखें। सेल्स तो उसने रुपीज टर्म में बनी बनाई दे दी, लेकिन परचेजेस पहले वो कैलकुलेट करवा रहा है। वो कह रहा है अगले मंथ की जो जो सेल है उस हिसाब से मुझे पहले पिछले मंथ में परचेजेस करनी है, लेकिन परचेजेस की पेमेंट्स कब होंगी वो आगे एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है। पैकिंग मटेरियल्स के बारे में क्या कह रहा है, कह रहा है रेडिली अवेलेबल एंड कैन बी परचेज्ड इन द मंथ ऑफ सेल। कह रहा है जो पैकिंग मटेरियल की परचेज है वो जिस मंथ की सेल है उसी मंथ में हम उसके लिए रेलेवेंट पैकिंग मटेरियल जो है वो खरीद लेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं है इन कंपैरिजन विद द सेल्स। बाकी सर उसने सेल प्राइस पर कार्टन, कार्टन यहाँ पे यूनिट है तो उसकी सेल प्राइस पर कार्टन दे दी है। इसी तरह से स्पाइसेस जो कि हमारा यहाँ पे मेरा ख्याल मटेरियल इस्तेमाल होगा,
रिक्वायर्ड पर कार्टन वो उसने प्रोवाइड किया हुआ है, यानी कि ये परचेजेस की मद में चला जाएगा। इसी तरह से जो हमारा पैकिंग मटेरियल है, यही दो आइटम्स है ना, परचेजेस जो कि सेकंड लाइन आइटम में स्पाइसेस रिक्वायर्ड पर कार्टन है, पैकिंग मटेरियल दूसरी चीज जो कि हमने हमें चाहिए वो थर्ड लाइन आइटम है, और जो चीज बेच रहे हैं वो सेल प्राइस है, वो फर्स्ट लाइन आइटम में चली गई। तो यहाँ पे मेन यूनिट जो है दैट इज योर कार्टन। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है सर, जो देखने वाली थी, कि यहाँ पे हमें जो यूनिट्स ऑफ द जो केजीज हैं, जो परचेज हमने करनी है वो सर केजीज की सूरत में करनी है, ऐसा ही है। यहाँ पे कार्टन और केजीज का रिलेशनशिप आपने कैलकुलेट करना था। ये देखें, सबसे पहले आपको सर हर मंथ के कार्टन्स कैलकुलेट करने थे। अगर मैं यहाँ पे ऊपर वाले ग्रिड से देखूं, ये देखें, हर मंथ की आपके पास बेटा सेल्स मौजूद है, और हर कार्टन की प्राइस क्या है वो भी नीचे आपके पास अवेलेबल है, 1500। तो सर यहाँ से आप नंबर ऑफ कार्टन्स हर मंथ के निकाल सकते थे, निकल आए, कार्टन्स आ गए हर मंथ के। अब ये देखें, यहाँ पे जो सेकंड लाइन आइटम है इसमें हम आते हैं, यहाँ पे हम केजीज पर कार्टन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखें, एक कार्टन जो है उसकी उसने कॉस्ट दी हुई है 1000, और 1 केजी की कॉस्ट क्या है 400। तो यहां से हम निकाल सकते हैं, मेरा ख्याल है ये 2.5 केजी पर कार्टन बनता है। तो एक कार्टन में 2.5 केजी है। तो हर महीने के अगर कार्टन हैं और मुझे मालूम है कि हर कार्टन में 2.5 केजी लगते हैं, तो मैं टोटल केजीज निकाल सकता हूँ हर महीने के। ठीक है, और उस हिसाब से मैं परचेजेस कैलकुलेट कर लूंगा, क्योंकि परचेज प्राइस तो मालूम है वो कितनी है, वो भी उसने प्रोवाइड की हुई है, 400 केजी है, 400 रुपए पर केजी है। ठीक है सर, और इस बारे में मैं पहले डिस्कशन कर चुका हूं कि परचेज जिस मंथ की सेल है उसकी परचेज प्रीवियस मंथ में हो रही है, लेकिन पेमेंट कैसे हो रही है, 60% उसी मंथ में, 40% नेक्स्ट मंथ में। लेकिन पैकिंग मटेरियल यहाँ पे उसने पेमेंट के मामले में भी आसान कर दिया, कह रहा है कि पैकिंग मटेरियल आर पेड इन द मंथ ऑफ परचेज। सर पैकिंग मटेरियल खरीदने भी इन द मंथ ऑफ सेल है, और इसकी पेमेंट भी उसी मंथ में हो जानी है। तो इसमें कोई ऐसा जिसे कहते हैं ना कि डिले नहीं है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सर 2% एजेंसी कमीशन भी है, वो भी आपका आ जाएगा। इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव के खर्चे हैं, इसी तरह से आपका ये जो रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी है और जो मार्कअप है, इसका भी खर्चों की रिकॉर्डिंग थी। बहरहाल जो मेजर आपके ट्रिकी एरियाज हैं वो मैंने सारे डिस्कस कर लिए हैं, और यही मेन मार्क्स स्कोरिंग एरियाज थे। 13 नंबर का ये सवाल था। अगेन मुझे इसके अंदर अगर आप मुझसे पूछें, चूंकि बच्चे कम अज कम, मैं तो कुछ नहीं तो 13-14 सवाल तो करा रहा होता हूँ क्लास में, तो उसके अंदर ये सारे किसी ना किसी सवाल में ये कोई ना कोई पॉइंट बच्चे पहले कर चुके हुए। सो मेरे नजदीक दिस क्वेश्चन वाज आल्सो अ मार्क्स गिविंग क्वेश्चन। यस इट टेक्स सम टाइम, जाहिर है पढ़े बगैर तो आप कोई सवाल हल नहीं कर सकते, रटी रटाई तो कोई चीज नहीं आती। आपको सारा सिनेरियो पढ़ के जो इस सवाल में मामला है उसी हिसाब से टैकल करना होता है। सो पढ़ना, सर पढ़े बगैर तो चारा नहीं है। सो मेरे नजदीक दिस क्वेश्चन आल्सो फॉल्स इन द मार्क्स स्कोरिंग कैटेगरी। क्वेश्चन नंबर 8, सर इस क्वेश्चन को मैं क्लासिफाई कर सकता हूँ एक ऐसे क्वेश्चन के तौर पे जिसमें इवन ऐसा बच्चा जिसने सारी 100% पास पेपर्स भी किए होंगे और 100% तैयारी करके गया होगा, लेकिन वो स्ट्रेट अवे बिल्कुल इजीली विदाउट एनी ब्रेक्स शायद वो इसको हल ना कर पाया हो, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग लगा होगा बच्चे को। क्योंकि आमतौर पे जो स्टूडेंट है वो डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल से वैक में कॉस्ट ऑफ इक्विटी और मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करना सीख रहा होता है, लेकिन उससे इन्वेस्टमेंट, किसी इन्वेस्टमेंट को अप्रेस करना या इवेल्युएट करना करना वो इस एंगल से इस चीज को नहीं सोच रहा होता। हालांकि थोड़ा सा इन डेप्थ डेलिब्रेशन करें तो हमें मालूम होगा कि ये जो हम मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं दैट इज एक्चुअली अ बेसिस फॉर अस टू मेक दिस थिंग, इन ऑर्डर टू मेक दिस डिसीजन कि क्या हमें इस इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ये जो हम मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी फाइंड करते हैं दैट इज बेसिकली a measure for us to make a decision that whether we should invest in this particular investment or not। ठीक है, तो इसी तरह से इस सवाल में भी था। उसने इस सवाल में ये बताया हुआ है कि पीपीएल एक कंपनी है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज एट 30 जून 2023, उसके ऊपर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ये है। क्या बता रहा है, शेयर्स की सारी डिटेल प्रोवाइड कर रहा है। इस सवाल में देखें, हमें एग्जिस्टिंग सिचुएशन में, मैं पूरी पहले अप्रोच शेयर कर देता हूं। एग्जिस्टिंग सिचुएशन में आप इजीली सर मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। जो आपका एग्जिस्टिंग मार्केट वैल्यू है ऑफ योर शेयर्स, आप केई भी निकाल सकते हैं, और केई को यूज करते हुए और बाकी डाटा सेट को यूज करते हुए आप मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। और जब एक नई इन्वेस्टमेंट जिसका वो जिक्र कर रहा है उसके नतीजे में जो चेंजेस आएंगी, फिर उसके बाद आप दोबारा मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करें, तो उसके नतीजे में इंपैक्ट असेसमेंट जब आप करोगे आपको पता चल जाएगा कि क्या इससे मार्केट वैल्यू में इजाफा हुआ है या नहीं हुआ। सो अकॉर्डिंगली यू विल बी एबल टू मेक अ डिसीजन। तो इस सवाल में एग्जिस्टिंग सिचुएशन में सर कैपम मॉडल लगाते हुए आप के कैलकुलेट कर सकते हो। देखो जो चौथा पॉइंट है, उसने इक्विटी बीटा भी दे दिया
दिया, एवरेज मार्केट रिटर्न भी दे दिया, और आरएफ भी प्रोवाइड कर दिया। सर के कैलकुलेट हो गया। और जहां तक डिविडेंड्स का ताल्लुक है, डिविडेंड्स में उसने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। कह रहा है कि अभी जो हमारा जो पीरियड गुजरा है उसमें एनुअल डिविडेंड कितना पे हुआ, 25 पर शेयर, यानी डी नॉट ये है। तो इसमें वो ये कह रहा है कि पहले 3 साल सर आपके एनुअल डिविडेंड्स वही रहेंगे 25-25। उसके बाद आपके जो डिविडेंड्स होंगे वो 3% से ग्रो करेंगे इन परपेचुटी। सर सिंपल गॉर्डन मॉडल यहाँ पे अप्लाई होना था। उससे आप इजीली ये जो तमाम फ्यूचर डिविडेंड्स हैं इसकी प्रेजेंट वैल्यूएशन कर सकते थे। और प्रेजेंट वैल्यूएशन के लिए सर आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो चाहिए थी वो आप कैप मॉडल से निकाल चुके हैं। क्या ख्याल है? तो यहां से मार्केट वैल्यूएशन इजीली एग्जिस्टिंग सिचुएशन में हो सकती है। फिर वो कहता है कि जी एक नई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं 600 मिलियन की, और 1 for 3 राइट इशू, यानी कि फॉर एवरी 3 इयर्स एक नया राइट इशू किया जाएगा। और इसमें वो कह रहा है कि नतीजतन होगा क्या, इन्वेस्टमेंट रिस्कियर होगी और बीटा चेंज होकर 1.05 पे चला जाएगा। सर जब बीटा चेंज होगा तो केई भी चेंज हो जाएगी, और फिर अकॉर्डिंगली जो भी वो चेंजेस डिविडेंड की प्रोवाइड कर रहा है उसके हिसाब से यू कैन इजीली कैलकुलेट योर मार्केट वैल्यूएशन, एंड थ्रू इम्पैक्ट असेसमेंट यू कैन मेक एन इवेल्युएशन कि क्या हमें इस इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अब अगेन चूंकि स्टूडेंट्स आमतौर पे आदी नहीं होते कि भाई डिविडेंड्स कुछ अरसे ये रहेंगे, उसके बाद डिविडेंड्स एक कांस्टेंट ग्रोथ से ताहियात चलेंगे, ऑल दो कैलकुलेशंस वो कर चुके होते हैं क्योंकि गॉर्डन मॉडल ही लग रहा है, इसमें कौन सी कोई रॉकेट साइंस है। तो चूंकि इस तरह वो कैलकुलेट करने के आदी नहीं होते कि भाई कुछ सालों के लिए ये है, उसके बाद से एक कांस्टेंट ग्रोथ लगेगी। तो इस चीज का क्वेश्चन रखते हुए मैंने ये कमेंट पास किया कि मैं चलें इसमें कुछ मार्जिन देता हूं कि ये स्टूडेंट के लिए थोड़ा ट्रिकी होगा। अगेन वो स्टूडेंट्स जो कि एक्चुअली इन कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, इट वुडंट हैव बीन ट्रिकी फॉर दो स्टूडेंट्स। लेकिन अगेन इसमें से भी मार्क स्कोरिंग एरियाज मौजूद थे, आप कैपम की कैलकुलेशंस कर सकते थे और एडिशनल कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते थे। कुछ नहीं तो 3, 4, 4.5 मार्क्स लेना, इट वुडंट हैव बीन अ चैलेंज फॉर द स्टूडेंट्स। यानी कि विदाउट एनी फ्रिक्शन की बात कर रहा हूँ। प्लस कुछ टाइम इन्वेस्ट करें, कुछ डेलिब्रेट करें तो मजीद मार्क्स भी आप इस सवाल में से स्नैच कर सकते थे। ले जी, अब जरा सेक्शन ए पे आते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जैसे शुरू में जिक्र किया 15 है और 15 ही होते हैं। इसमें हमें जो न्यूमेरिकल एरिया नजर आता है वो हमें सर नजर आता है, एक तो मेरा ख्याल है एमसीक्यू नंबर 11 है 1.5 मार्क्स का, 12 है और 13 है, यानी कि आखिरी तीन जो है, यानी कि कुल मिला के ये कोई तीन तो 5 मार्क्स के हमारे न्यूमेरिकल जो पोर्शन है वो एमसीक्यू से टेस्ट हुआ है। और ये तीनों के तीनों एमसीक्यू सर, मैं बार बार बच्चों को कहता था फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट में भी, दीगर जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के चैप्टर में से, कि प्लीज प्लीज कोई सवाल मत छोड़ें। छोटे छोटे सवाल वो टेस्ट कर सकता है, उसने बिल्कुल वही किया है। उसने जो ऑप्शंस हैं सबसे पहले करेंसी ऑप्शंस में से पूछा, इसी तरह से इंटरेस्ट रेट कॉल ऑप्शंस में से भी पूछ लिया, एंड इट वाज एन इजी क्वेश्चन टू सॉल्व। मैं इसको सॉल्व भी कर चुका हूँ। अगेन मैंने इस पे सिर्फ क्रिटिकल जो जो डिस्कशन है मैं सिर्फ वही कर रहा हूँ, ऐसे डिटेल में मैं नहीं जा रहा। इसी तरह से जो आखिरी सवाल है वो सिंपल गॉर्डन मॉडल, ग्रोथ मॉडल जो है वो उसने टेस्ट किया है। उसमें हम जानते हैं मार्केट प्राइस कैसे कैलकुलेट होती है, D1/KE-G, और जो ग्रोथ है वो यहाँ पे उसने G इज इक्वल टू आर बी से कैलकुलेट करवाया हुआ है। बी इज द रिटेंशन रेट 70% है। और इसी तरह से हमारे पास आर, अब आर के ऊपर मैं क्लास में बड़ा क्लियरली बताता हूँ, मैं सवाल तक करवा देता हूँ बच्चों को कि सर जहन में रखें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन इक्विटी इन्वेस्टमेंट अगर तो सवाल में दे दे तो गुड है, नहीं तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी को ही इस्तेमाल किया जा सकता है वहां पे। और मैंने इस पे क्या एजम्पशन ली जाती है वो भी बताया हुआ है। तो बिल्कुल इस अंदाज में अगर हम सॉल्व करें तो बिल्कुल एग्जैक्ट वही आंसर आता है जो कि यहाँ पे था। अभी मैं कुछ देर पहले इसको कैलकुलेट भी कर रहा था, लेकिन चूंकि मैं इसमें यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा उसके आंसर्स को, क्योंकि वो फिर काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इन अदर वर्ड्स ये तीनों सवाल 5 नंबर ये तो ठक थे जो आप साइड पे कर सकते थे। और इसके अलावा भी 6 एक एमसीक्यू ऐसे थे यकीन मानिए जो कि बहुत ईजी हैं, इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। जैसे पॉइंट नंबर 9 है, ये एमसीक्यू नंबर 9 है, इन्वेस्टमेंट रिटर्न और स्पेकुलेशन रिटर्न, इट वाज वेरी इजी। इसी तरह से एसेट सिक्योरिटाइजेशन एंड सेल में वो कह रहा है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ये हमारे एसेट सिक्योरिटाइजेशन एंड सेल है, प्राइवेट इक्विटी फंड्स हैं, इसी तरह से और भी जो हमारे एडिशनल छोटे छोटे अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, उसमें अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द यूज ऑफ ईच सोर्स ऑफ फाइनेंस पे बात हुई हुई है। हर एक के अंदर मैंने स्पेसिफिकली बच्चों को बताया था कि ये अपने पॉइंट्स प्लीज याद करके जेन में रख के जाने हैं, इसमें टेस्टिंग हो सकती है। सर उसने वही किया है। एक आइटम है जो कि इससे रेलेवेंट नहीं है, वो आपने टिक करनी थी। इसी तरह से जीरो कूपन बॉन्ड और डीप डिस्काउंट बॉन्ड ये दोनों क्लास में डिस्कस होते हैं, दोनों सर उसने पूछ लिए हैं आसान। ईआरपी सिस्टम पे पास्ट में भी टेस्टिंग हुई हुई है, उसने फिर इस दफा एमसीक्यू की सूरत में टेस्ट
टेस्ट कर लिया, और सर इसका आखिरी वाला जो पार्ट डी है दैट वाज द आंसर, के वो इंटीग्रेट करता है तमाम इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को। इसी तरह से ऊपर आके देखूं सर, ये जो एमसीक्यू नंबर 4 है, ये जो आप रेटिंग्स और रिव्यूज की बेस पे, प्रीवियस बायर्स की बेस पे फैसला करते हैं कि आपने किसकी तरफ जाना है, सर एटीट्यूड्स एंड लाइफस्टाइल, बड़ा बहुत सिंपल एमसीक्यूज थे। यकीन माने कि वो बच्चा जिसने समझ के पढ़ी हैं सारी चीजें, तो वो बड़ा इजीली इन सवालों को अटेम्प्ट कर सकता था। माइक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के का कौन सा कंपोनेंट नहीं है इनमें से? ये इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है सेकंड, उसका मेरा ख्याल है पहले पेज का पहले पैराग्राफ में ये डिस्कशन हुई है। डिस्कशन है डिफरेंशिएशन बिटवीन द मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। मैंने तो चूंकि वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड भी करवाई हुई है, मैंने शुरू में इस पर बात की हुई है। मैक्रो इकोनॉमिक वो जिसका ताल्लुक पूरी इकोनॉमी से एज अ होल होता है, तो इसमें सिर्फ एक ही हमें यहाँ पे नजर आता है, और वो है पॉइंट नंबर बी, वो है ब्रॉड इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एंटायर इकोनॉमी। इसी तरह से डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी भी बात करता है, आसान था। पहला रिस्क वाला है, तो चले इस पे लिवरेज दे देते हैं। एक दो और एमसीक्यूज पे भी मैंने लिवरेज दी है, लेकिन बहरहाल हम तो पासिंग मार्क्स की बात कर रहे हैं, तो सर यकीन माने इन एमसीक्यूज में से 11 नंबर आराम से लिए जा सकते थे। ले सर, क्वेश्चन नंबर 2, मेरी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी इससे, और ये अकॉर्डिंगली टेस्ट भी हो गया, इसका टेस्ट होना बनता भी था। इंटरनल एनालिसिस में से उसने सर स्पॉट एनालिसिस करवा दी है। मैं कोई इसमें पढ़ने नहीं जा रहा, लेकिन मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं, केस स्टडी करने का, अटेम्प्ट करने का मजा उसका आता है कि जो क्लियर मेंशन हो, क्लियर फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बातें की गई हो, और आप जब उस पर एनालिसिस करें तो आपको उसमें से पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करना आसान हो। बाय गॉड, जब मैं इस केस स्टडी को पढ़ रहा था मुझे यही फीलिंग आ रही थी। इसमें स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स बड़ा इजीली सर आइडेंटिफाई हो रहे थे। आप इजीली इसको अंडरलाइन करके अपना स्वॉट एनालिसिस बड़ा इजीली, बड़ा एफिशिएंटली प्रिपेयर कर सकते थे। उसके बाद पार्ट बी में उसने अगेन एप्लीकेशन, इस पेपर की जो खासियत मुझे लगी प्रीवियस पेपर से कंपैरिजन में, ये पेपर ज्यादा बेहतर था एनालिटिकली। वाकई इसमें क्रैमिंग क्रैमिंग बेस्ड, जो याद करने वाली चीजों पे बेस्ड मबनी चीजें थी वो कम नजर आई, ज्यादा चीजें हमें एनालिटिकल नजर आई। तो पार्ट बी में भी सर उसने आपसे डिस्कशन करवाई है कि ये जो तुम ऊपर थ्रेट्स डिस्कस करके आए हो, बताओ इसको कैसे टैकल करोगे अपनी स्ट्रेंथ्स को यूज करते हुए। सो ये डेफिनेटली ये कॉन्टेक्चुअल सवाल था। इसी सवाल के जुमरे में अगेन वो बच्चा जो केस स्टडी को सही तरह से पढ़े और उसको स्वॉट एनालिसिस को टेक्निकली हैंडल करना आता है, ही कैन हैंडल दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, सर कोड ऑफ एथिक्स पहले निकल गया हुआ था। दो ही पॉसिबल हमारे एथिकल डिसीजन मेकिंग की चीजें टेस्ट हो सकती थी, या ट्रिपल ए या टकर। ऑल दो एक्सपेक्टेशन थी कि ट्रिपल ए मॉडल टेस्ट होगा, लेकिन उसने टकर टेस्ट कर लिया है। टकर वैसे ही मेरे नजदीक मुफ्त के नंबर होते हैं। ऑन अ सीरियस नोट, 5 सवालों पे मबनी ये पूरे का पूरा मॉडल है। आपने ये चीज देखनी होती है गिवन सिचुएशन में कि क्या ये प्रॉफिटेबल है, क्या ये लीगल है, क्या ये एनवायरमेंटली साउंड है, क्या ये फेयर है, क्या ये राइट है। इन कॉन्टेक्स्ट में आपने देखना था। तो सर बड़ा सिंपल सिचुएशन थी, और केस कोई कॉम्प्लेक्स नहीं था। नवाज अली एक सीनियर कंसल्टेंट के तौर पे एक फाइनेंशियल एडवाइजर के यहाँ काम कर रहा है। उसके किसी क्लाइंट में फाइनेंशियल इरेगुलरिटी नजर आई है, और उसने अपने पार्टनर से शेयर कर दी है। पार्टनर को यहाँ पे डिसीजन करते हुए मुश्किल आ रही है, क्योंकि अगर हम इस क्लाइंट के अगेंस्ट को एक्शन ले लेंगे तो फाइनेंशियल लॉसेज होंगे। तो आपने अकॉर्डिंगली इस केस को हैंडल करना था, और इंपॉर्टेंटली आपने सिर्फ टकर का मॉडल अप्लाई नहीं करना था, आपने एडवाइस भी करना था ऑन द अप्रोप्रिएट एक्शन। इसमें मैंने स्टूडेंट्स को क्लियरली क्लास में एडवाइस भी किया हुआ है कि आपको यहाँ पे कैसे टकर मॉडल अप्लाई करते हुए कंक्लूड करना चाहिए। सो यू आर आल्सो रिक्वायर्ड टू कंक्लूड। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 दैट वाज बेस्ड ऑन पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। सर पोर्टर के पांचों फोर्सेस की अगर मैं बात करूं, दो इसमें बार्गेनिंग पावर्स हैं, दो इसमें थ्रेड्स हैं, और एक इसमें है जी स्ट्रेंथ ऑफ द राइवलरी, स्ट्रेंथ ऑफ द कंपटीशन। दो बार्गेनिंग पावर कौन सी? बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। दो थ्रेड्स कौन से? थ्रेट ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स एंड थ्रेट्स ऑफ द न्यू एंट्रेंट्स। मुझे जब मैं इस केस स्टडी को पढ़ रहा था तो मुझे बड़ा क्लियरली हर फैक्टर, हर फोर्स के अंदर इजीली फैक्टर्स मिल रहे थे कि मैं इसको एनालाइज कर सकता था और अपने आर्गुमेंट्स प्रेजेंट कर सकता था। पहले ये चीज समझे कि माइक्रो मोबिलिटी होती क्या है। माइक्रो मोबिलिटी वो होती है कि ऐसी ट्रांसपोर्टेशन जिसमें आप छोटी व्हीकल्स इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आपकी बाइसिकल्स, बाइक्स, स्कूटर्स वगैरह होती हैं, जो कि इस तरह की मोबिलिटी करती है शॉर्टर डिस्टेंस ट्रेवल्स में। ठीक है ना जी? तो ये इंडस्ट्री है जिसके बारे में उसने बात की हुई है। हाँ, जो थ्रेट्स ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स है वो शायद एक्सप्लिसिटली हमें कोई ऐसी चीज इसमें यहाँ पे नजर नहीं आती। मे भी आप कुछ हाइपोथेटिकल इसमें डिस्कशन कर लो तो उसमें कोई हर्ज नहीं होगी। हाँ, ये उसने जरूर बताया हुआ है कि ये जो सिटी है ये अर्बना है, अर्बन से ही उसने निकाला है वर्ड, मेरा ख्याल है अर्बना ही बोलना शायद ठीक है।
तो ये उसने जरूर बताया हुआ है कि यहाँ पे जो बाइसिकल्स हैं या बाइक्स हैं, इसका प्रॉपर यहाँ पे मेरा ख्याल है, इधर मैं भी पढ़ रहा था इसके ऊपर, डेडिकेटेड बाइक लेन्स हैं और कन्वीनियंट पार्किंग है, और एक कल्चर है यहाँ पे फॉर एम्ब्रेसिंग द माइक्रो मोबिलिटी फॉर द शॉर्ट कम्यूट्स, ये उसने डेफिनेटली जिक्र किया है। इसके अलावा ये कह रहा है कि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो कि लॉन्ग जर्नीज के लिए है वो बड़ी सूटेबल है, और वो बड़ा अच्छा उसका ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है, तो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। ये भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन सपोर्ट ऑफ द माइक्रो मोबिलिटी है। इसको मैं सब्सटीट्यूट्स नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ एक पॉइंट पे डिबेट कर रहा हूँ और वह है सब्सटीट्यूट्स। तो मेरा ख्याल है शायद यहाँ पे एक्सप्लिसिटली एज सच कोई फोर्स मुझे इस फोर्स की सपोर्ट में कोई आर्गुमेंट नहीं नजर आया, लेकिन बाकी इसके अलावा जितने भी चार फोर्सेस हैं उसके लिए सर आर्गुमेंट्स बड़े क्लियरली अवेलेबल थे। अगेन इसके अंदर मवाद अवेलेबल था कि आप इजीली अंडरलाइन करके तो उसमें अपने आर्गुमेंट्स हर फोर्स के अंदर प्रेजेंट कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 5 सर, जहां तक क्वेश्चन नंबर 5 का ताल्लुक है, इसके पहले पार्ट से तो मैं बिल्कुल डिसएग्रीड नहीं हूं, बड़ा इजी सा सवाल था सर। ये आपका जो टेक्नोलॉजी का पोर्शन है, मेरा ख्याल है चैप्टर नंबर 4 और 5 बनता है आई कैप स्टडी टेक्स्ट का, उसके अंदर इसको डिस्कस किया जाता है, पब्लिक और प्राइवेट की इंक्रिप्शन को। ये बतौर एमसीक्यू टेस्ट हुआ था लास्ट या उससे लास्ट अटेम्प्ट में, और इस दफा उसने बतौर एक केस स्टडी पूछ लिया है। मैं पहले पार्ट से तो एग्रीड हूँ, बहुत आसान है, लेकिन पार्ट बी के लिए मैं समझता हूँ ये थोड़ा सा टेक्निकल है बच्चे के लिए, क्योंकि मैं अगर आई कैप स्टडी टेक्स्ट का मवाद जाके देखता हूँ, उसमें बस उसने पब्लिक और प्राइवेट की से रिलेटेड सिर्फ ये चीज डिस्कस की हुई है कि सर मिसाल के तौर पे बैंक की क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स जब आप शेयर करते हो तो उसमें इंक्रिप्शन कैसे होती है कि भाई सेंडर के एंड से पब्लिक की इस्तेमाल होके एनक्रिप्ट की जाती है, और रेसिपिएंट के एंड पे प्राइवेट की से उसको डीकोड किया जाता है। इसके अलावा कोई डिस्कशन नहीं है, लेकिन उसने थोड़ा सा एक क्रिटिकल डिस्कशन करवाई है ऑन द एक्शन ऑफ वन ऑफ द इंडिविजुअल्स, जिसको वो शहजाद का नाम देता है। मेरे नज़दीक ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स के टेक्निकल लेवल से और जो इनको मटेरियल अवेलेबल है इससे थोड़ा सा अपर लेवल का है, सो इस पे मेरी रिजर्वेशंस हैं। लेकिन अगेन मैंने इस क्वेश्चन को भी बाहर कर दिया है, जो मैंने आपको बताया था ना कि 36 मार्क्स में से 27 मार्क्स सिक्योर हो सकते थे, तो 27 में से मैंने इसको निकाला हुआ है, तो ये जो 4 नंबर हैं उसी में शामिल है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 जो है, मैं सर इसको भी कहता हूँ कि शायद इसने भी बच्चों को तंग किया हो, वरना ये इतना तंग करने वाला है नहीं। अगेन थोड़ा सा टाइम मांगना था इसने, और ये आप इजीली इसके ऊपर बड़ी अच्छी कमेंट्री पास कर सकते थे। ये सवाल सर मार्केट सेगमेंटेशन से आया। मार्केट सेगमेंटेशन जो है वो आपका टॉपिक है सर कंपेटिटिव फोर्सेस का। वो कह रहा है कि जी आप मार्केट में मशहूर हैं 18 से 40 साल के एडल्ट्स के फॉर्मल क्लोथिंग के या फॉर्मल ऑफिस अटायर बनाने के लिए। अभी आपको मार्केट में बड़ा कंपटीशन का सामना है, और अकॉर्डिंगली आपने सोचा कि भाई आप कुछ ना मार्केट सेगमेंट्स अपने स्पेसिफाई करें, ताकि आपका जो जितना जितना आपका बजट अवेलेबल है, जितने रिसोर्सेज हैं, आप उसका बेहतर इस्तेमाल कर सकेंगे। तो 3 ऑप्शंस दी गई हैं कि 3 मार्केट सेगमेंट्स जो हैं आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। सर तीनों मार्केट सेगमेंट्स के अपने फीचर्स हैं, आपने कमेंट्स देने थे हर एक के ऊपर कि ये इसकी इसकी सूटेबिलिटी के ऊपर कि ये हमारे लिए कितना सूटेबल है, क्योंकि हर मार्केट सेगमेंट सर उसके फीचर्स अपने हैं। 3 मार्केट सेगमेंट्स के फीचर्स क्या हैं? एक मार्केट सेगमेंट है वो है ओल्ड एज इंडिविजुअल्स का, जो 45 से 60 सालों की ब्रैकेट में जाते हैं। इसी तरह से एक वो है जो कि सेवी इंडिविजुअल्स हैं, यानी कि जो मेच्योरिटी की स्टेज पे हैं, यानी कि कोई 30 से 40 साल की स्टेज पे हैं, वो ज़ाहिर है मेच्योर डिसीजंस ले सकते हैं। और एक कॉलेज इंडिविजुअल्स हैं। इन तीनों की एक तो एज ब्रैकेट्स डिफरेंट हैं, इसके अलावा इनकी अवेलेबिलिटी ऑफ द फाइनेंस इनके पास कितना है। जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं वो भी ज़ाहिर है वो अच्छा लगना चाहते हैं, लेकिन इतने पैसे नहीं होते उनके पास। इसी तरह से जो थोड़ा सा 30 से 40 साल की ब्रैकेट में है, उनकी टेंडेंसी होती है जहन में कि अच्छा लगे, लेकिन थोड़ा सा इकोनॉमिक ऑप्शंस भी उनके पास अवेलेबल हो, क्योंकि वो लोग सेविंग्स कर रहे होते हैं। ठीक है ना। इसी तरह से जो एडल्ट्स हैं उनके पास फाइनेंस अवेलेबल होता है। अब तीनों की सूटेबिलिटी देखनी थी। देखें आपकी जो हिस्ट्री है वो ये बताती है कि आप 18 से 40 साल के जो लोग हैं उनके लिए आप कपड़े बनाते हो, लेकिन अगर आप सबसे जो ओल्ड एज इंडिविजुअल्स हैं इनमें से जो सबसे पहला मार्केट सेगमेंट है, इसमें मेरा ख्याल है थोड़ा सा मसला ये हो सकता है कि आपने पहले आपके पास पहले एक्सपीरियंस नहीं है उनके कपड़े बनाने का। ठीक है, लेकिन वो जो लोग हैं वो अफोर्डिंग लोग हैं। लेकिन जो दूसरी और तीसरी आपकी मार्केट सेगमेंट है, उसमें यह है कि उनके कपड़े आप पहले बनाने का एक्सपीरियंस भी रखते हो, लेकिन थोड़ा सा मसला यह है कि वो थोड़ी सी अफोर्डेबिलिटी मांगते हैं। तो इस हवाले से आपको थोड़ा सा देखने की जरूरत थी।
और साथ आपसे अगले पार्ट में कह रहा है कि कोई नया सूटेबल सेगमेंट जो कि आप यहाँ पे कंसिडर करना चाहो, जो कि कंपनी कंसिडर करना चाहे, और आपको रीजंस भी देनी पड़ेंगी कि आप क्यों वो रेकमेंड कर रहे हैं। सर इसमें मेरे नज़दीक आप थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोच सकते थे। आप वुमेन अपैरल के बारे में बात कर सकते थे। आप कह सकते थे कि आप वुमेन अटायर या वुमेन क्लोथिंग को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि वो भी तो एक मार्केट सेगमेंट हो सकती है ना। अगर आप किसी ऐसी मार्केट सेगमेंट में जा रहे हैं जो कि है मेन की, लेकिन ओल्ड एज इंडिविजुअल्स हैं, तो सर वुमेन इज अनदर मार्केट, तो उसमें भी जा सकते हैं। इसी तरह से जो जो किड्स की मार्केट है, बच्चों की मार्केट है, मे बी उसकी तरफ जाया जाए। अच्छा, इसके अलावा आप नेचर ऑफ द क्लोथिंग के ऊपर भी बात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए किसी क्लोथिंग की बात करो। फॉर एग्जांपल आप कहो कि आप जो ये जो लेबर फोर्स होती है जो कि फैक्ट्रीज में काम करती है, आप उनके लिए स्पेशल यूनिफॉर्म्स बनाना शुरू कर दें। ये भी एक मार्केट सेगमेंट हो सकती है, दैट इज स्पेशली catering the needs of the labor force of the different companies, the factories that are being operated by the different companies। आप इस पर भी बात कर सकते थे। तो अगेन यहाँ पे भी मवाद अवेलेबल था, इस पर सब्जेक्टिवली आप काफी डिस्कशन कर सकते थे। तो अगेन इसको भी मैंने वो जो 27 मार्क्स है उसमें शामिल नहीं किया, अलहदा रखा हुआ, ठीक है। तो सर अगेन मैं उस बात पे वापस आता हूँ, इस पेपर में 76% मार्क्स इजी स्कोरिंग के मार्क्स थे, और आप इजीली इससे पासिंग मार्क्स सिक्योर कर सकते थे। बाकी अगेन द नेचर ऑफ द परफॉर्मेंस दैट वेरीज फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। मैंने आपसे अपने कमेंट शेयर कर लिए बेस्ड ऑन एन एवरेज स्टूडेंट, और वो स्टूडेंट जो एवरेज होने के साथ साथ उसने कम से कम तैयारी सारी की थी। तो मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, और जितनी आपने मेहनत की है उसका बदल आपको पूरा पूरा मिले, बल्कि उससे जायद मिले। तो आपके जो अगले पेपर्स हैं आपने उस पर फोकस करना है। आई विश यू ऑल वेरी बेस्ट ऑफ लक, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।